आपके सामने है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 36, तिथि 26/9/2020। यह वर्कशीट 10वीं कक्षा के पाठ 1 इसे समझेंगे तथा इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सर्वप्रथम इसमें देखते हैं राज्य की दृश्य कल्पना। राज्य की दृश्य कल्पना से तात्पर्य है कि राज्य को एक मूर्त रूप प्रदान करना, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में दर्शाना। जैसा इसमें लिखा है, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी का रूप चुना गया वह कोई असल महिला नहीं थी, बस एक कल्पना मात्र थी वो। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी कि राष्ट्र को दर्शाने के लिए किसी नारी की छवि को दर्शाया जाता था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मेरियाना, फ्रांस में मेरियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मन राष्ट्र अर्थात जर्मनी का रूपक जर्मेनिया थी तथा फ्रांस का रूपक मेरियाना थी। आगे हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद वह संसद थी जो कि जर्मनी में 18 मई 1848 को आयोजित की गई थी। इसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। इसमें उपस्थित हुए लोगों ने जर्मन राष्ट्र का संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था, अर्थात फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी में एक राजशाही लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया था, यानी कि एक राजा के अधीन रहते हुए लोकतंत्र को अपनाया था, यानी जिसमें कि प्रतिनिधि के रूप में राजा को दर्शाया जाएगा, परंतु असल शक्ति जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होगी। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अर्थात विरोध यहाँ भी चल रहा था और फ्रैंकफर्ट संसद का विरोध कई राजाओं ने किया था। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। यानी कि संसद में मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया था। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई, अर्थात ये फ्रैंकफर्ट संसद की जो असेंबली बनी थी वो भंग हो गई। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने कौन कौन से योगदान दिए? नंबर 1, राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। नंबर 2, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। नंबर 3, मताधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। और नंबर 4, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इसके बाद आ जाएगा प्रतीकों का अर्थ। प्रतीकों का अर्थ यानी कि प्रतीक क्या थे, सर्वप्रथम ये समझेंगे कि प्रतीक जो हैं वे चिन्ह थे जिनके द्वारा राष्ट्रवादियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनाने के लिए तथा राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए
जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया, उन्हें हम प्रतीक कहते हैं। अब विभिन्न प्रतीक जो हैं वो यूज किए गए थे। इसमें देखते हैं, पहला प्रतीक है टूटी हुई बेड़ियाँ, जिसका अर्थ है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी की प्रतीक थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह से संबंधित थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा ये उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। इसके बाद प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इस चित्र में सभी प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं। प्रश्न 1, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान की चर्चा कीजिए। उत्तर, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों का निम्नलिखित योगदान था। नंबर 1, 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। राष्ट्र को व्यक्ति का रूप देने से राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने में सहायता मिलती थी। अर्थात जब राष्ट्र को एक व्यक्ति का रूप दे दिया जाता था तो लोग उससे ज़्यादा आत्मीयता का अनुभव करते थे। वो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा अपने बीच रहने वाला लगता था। अर्थात वो राष्ट्र को अपने काफ़ी नज़दीक पाते थे। नंबर 3, राष्ट्र के प्रतीक में नारी की छवि को राष्ट्र का रूपक बनाया गया। और नंबर 4, उदाहरण के तौर पर फ्रांस राष्ट्र का रूपक लोकप्रिय ईसाइना मेरियाना को बनाया गया तथा जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया को बनाया गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के उदय में आपने पढ़ा है कि महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका पहला योगदान था कि महिलाओं ने राष्ट्र के लिए संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नंबर 2, उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए थे। नंबर 3, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। नंबर 4, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। और नंबर 5, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अर्थात औरतें भी राष्ट्रवाद के आंदोलनों में आदमियों से कहीं भी कम नहीं रहीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद, जैसा हमने जाना था कि फ्रैंकफर्ट संसद जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में संत पॉल चर्च में आयोजित की गई। नंबर 2, इस संसद में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के निर्माण के पक्ष में मतदान हुआ। नंबर 3, यह 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई थी। और नंबर 4, इसने जर्मनी के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया व राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था वह है जिसमें कि होता तो लोकतंत्र है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख जो होता है या रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, प्रतिनिधि जो होता है, वो राजा होता है। उसके पास हालांकि शक्तियां तो कम होती हैं और वो हमेशा लोकतांत्रिक चुने हुए लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं, लोगों द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं की राय पर कार्य करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो प्रतीक चिन्ह, जैसा कि हमने जाना था कि बहुत सारे प्रतीक चिन्हों का उपयोग हुआ था राष्ट्रवादी आंदोलनों में, उनका महत्व भी बहुत अधिक था। नीचे आपको बताया गया प्रतीक चिन्ह कौन कौन से थे और उनका महत्व क्या था। पहला, टूटी हुई बेड़ियाँ यानी आज़ादी मिलना। दूसरा, बाज छाप वाला कवच यानी जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। तलवार मुकाबले की तैयारी की प्रतीक थी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह के प्रतीक थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। और उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक थी। धन्यवाद बच्चों। और वीडियो देखने के लिए और अपनी वर्कशीट्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको जैसे ही
नई वर्कशीट्स के वीडियो अपलोड हों तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। दिल्ली सरकार की और वर्कशीट्स हल करने और समझने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन दबाएं।